हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी का संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपी आरओ एआरओ की जो टेस्ट सीरीज़ टाइप के एक सीरीज़ चल रही है, उसमें आज का हमारा जो सेशन है वो 19वां सेशन है। और अब हम बिना कुछ देरी किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। आपको बताना है कि वो कौन ऐसे व्यक्ति हैं इन चारों में से जो नीति आयोग के क्या हैं, पदेन सदस्य हैं। पदेन सदस्य को इंग्लिश में एक्स ऑफिशियो मेंबर कहते हैं। ये शब्द याद रखिएगा क्योंकि हिंदी वाले बच्चे वहाँ से समझ जाएंगे, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों को यहाँ पे ये टर्म पता होनी चाहिए। क्या कहते हैं भाई? एक्स ऑफिशियो। अब यहाँ पे पहला है रक्षा मंत्री, दूसरा है कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री, तीसरा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का जो मंत्री होता है वो, और एक है आपका शिक्षा मंत्री। जब आप नीति आयोग के बारे में अच्छे से पढ़ रखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, और वहाँ पर आपको पता होगा कि जो ये तीसरा और जो चौथा है वो वहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होते हैं। तो ये दोनों तो हट गए, बचे 1 और 2। जहाँ पे 1 और 2 दिखाई दें तो ए ऑप्शन में दिख रहे हैं 1 और 2 ओनली, क्योंकि तीसरा और चौथा नहीं है। अब आंसर होना चाहिए आपका ए ऑप्शन। देखते हैं क्या हमारा आंसर ए बिल्कुल सही है। बिल्कुल। देखिए, नीति आयोग के बारे में अगर बात करूं, कल हमने योजना आयोग के बारे में क्वेश्चंस लगाए थे, अब हम नीति आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पे इसी को लाया गया था। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि योजना आयोग को रिप्लेस करने वाली संस्था कौन सी थी? आपकी नीति आयोग थी। यहाँ पर आपको इस 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल का एक प्रस्ताव दिया गया और इसे गठित कर दिया गया था। फिर यहाँ पर नीति आयोग की वर्तमान संरचना अगर देखी जाए तो यहाँ पर एक आपका अध्यक्ष होता है जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर सर होते हैं, दूसरा वहाँ पे एक उपाध्यक्ष होता है, और आपके यहीं पर पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। क्या होते हैं भाई? पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको देखनी होगी कि जो इसके पदेन सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं। एक होता है आपका गृह मंत्री, मतलब होम मिनिस्टर, दूसरा होता है आपका डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, एक होता है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, एक होता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, और यहाँ पर कुछ सदस्यों को विशेष आमंत्रित भी किया जाता है। इसका मतलब आप जो पदेन सदस्य की लिस्ट देखेंगे वहां पे आपके 4 मसलात आपको दिखाई देते हैं। फिर यहां से जो विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं वो कौन कौन है? एक है आपका सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, दूसरा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, और तीसरा है आपका शिक्षा मंत्री। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन ए था वो बिल्कुल सही जवाब था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि जो आपका 16वां वित्त आयोग बना है उसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? अरविंद पनगड़िया, अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांड्या। तो ये बहुत ही चर्चित व्यक्ति रहे हैं अरविंद पनगड़िया। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होना चाहिए। और क्या है इसका सही जवाब? ए ऑप्शन। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग के अभी गठन किया गया और 21 नवंबर 2022 को 21 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को कवर करने हेतु 31 अक्टूबर 2025 तक की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया जी हैं, और जो 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होते हैं उनको जान लीजिए, वो हैं आपके अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांड्या। ठीक है, अब इसके एक
मुख्य आर्थिक सलाहकार भी हैं जो कि हैं सौम्य क्रांति घोष। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो पहला जो व्यक्ति का नाम था आपके अरविंद पनगड़िया जी, वही इसके अध्यक्ष थे। चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसा बताया यूपी आरओ एआरओ में आपके क्रॉप सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सेंसस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सूची 1 और सूची 2 दे रखी हैं। एक तरफ फसल दे रखी हैं और एक तरफ उनकी प्रजातियां दे रखी हैं। आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें कौन सा सही मिलान करके बताया गया है। तो चावल, गेहूं, सोयाबीन और कपास। मैं साइड हट जाता हूं, आप इसका आंसर भी बता दीजिए। तो चलिए, अब जितने लोगों ने इसका मिलान कर लिया होगा वो अपना आंसर मिला लीजिएगा। देखिए, चावल इसकी प्रजाति है लंगपी, ठीक है। गेहूं इसकी प्रजाति है करण आदित्य। सोयाबीन इसकी प्रजाति है फुले ध्रुवा। और एक कपास इसकी प्रजाति है सुवर्ण शुभ्रा। तो ये चारों हैं फसल, और एक तरफ इनकी क्या लिखी हुई हैं, प्रजातियां लिखी हुई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। तो ए ऑप्शन इसका सही होना चाहिए था भाई, एक के साथ एक, और ये सही होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। अब देखो, एक संस्था का नाम लिखा है ICAR। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है जो कि एग्रीकल्चर के मामलों में बात करती है, फसलों के बारे में बात करती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में ही है। तो ये फसलों की जो किस्में होती हैं उनके बारे में भी बात करती है। इसने चावल की जो किस्में बताई हैं वो कौन कौन सी हैं, ये लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लीजिएगा, ये काम आएगा आपके। चावल की है सह्याद्री पंचमुखी, दूसरा सह्याद्री मेघा, GR19 जिसको हम औरंगा भी बोलते हैं, जल भवानी, हच्चा, लंगपी और TRB5। गेहूं की मैं दूसरे कलर से बोल देता हूं। अब पहला हो गया, ये दूसरा गेहूं। गेहूं की करण आदित्य जो कि पूछी गई थी, पूसा बकुला, पूसा प्रभात, सुनहरी और K1616 जो एग्रीकल्चर फील्ड से थोड़ा बहुत भी रिलेट करता होगा उसने ये नंबर जरूर सुना होगा, K1616। ये क्या है? गेहूं की प्रजाति है। फिर तीसरा लिखिए सरसों। सरसों का है RCH1, एक है PHR 126, PGSH 1699 और TBM 143। अब आप कहेंगे मोटरसाइकिल खरीदने तो नहीं जा रहे हैं सनम, है ना, TVS। तो ये किस्में हैं भाई, ठीक है, प्रजातियां हैं। चौथा सोयाबीन, फुले ध्रुवा, हिमपालन हरा सोया 1 और RSC 10 और 17 दोनों ही हैं। RSC 10 भी है और RSC 17 भी है, ठीक है। फिर अगले पे चलें, कपास। कपास RS 2728, एक है सुवर्णा शुभ्रा। अब यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर PVH 116, CPD 1652 और PA 810। अब आप कहेंगे कि सर इससे बढ़िया है हम छोड़ आएँ, है ना, क्वेश्चन छोड़ के आ जाएं, वो ज़्यादा मंजूर है इन नामों को याद करने से अच्छा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बहुत आसान है, एक दो बार आप इसे सुनोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से याद हो जाएगा, बस एक दो बार आपको पढ़ना पड़ेगा और इजीली उसको याद करना पड़ेगा। इस संस्था का भी देख लेना, क्योंकि सॉइल के बारे में इसी ने बताया हुआ है कि 8 तरीके की होती हैं, ICAR ही वो डिसाइड करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कपास के संदर्भ में बात कर रहे हैं और पूछ रहा है, क्या बोल रहा है कि कुछ कथन दे रखे हैं, उस पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करिए। आपके पास 4 स्टेटमेंट मतलब 4 लाइनें हैं और उसी के बारे में पूछ रहा है कि भाई आपका क्या सही आंसर होना चाहिए। मैं साइड हट के पढ़ देता हूं। आपको बताना है कि इसका संबंध मालवेसी कुल से होता है। पहला,
पहली बार संकर कपास का विकास भारत में हुआ था। तीसरा, कपास के रेशे तनों से प्राप्त होते हैं। और चौथा, कपास के जो बिनौले हैं वो खाद्य तेल में पाया जाता है। ठीक है, कपास के बिनौले में कपास के बिनौले में खाद्य तेल पाया जाता है, ये लाइन बोल रहा था। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करते तो आप अगर कपास की खेती होते हुए देखते तो जो ये लाइन लिखी हुई है तनों से पाया जाता है, तो यही गलत थी, है ना, यही लाइन गलत थी। बाकी तो तीनों सही हैं, बाकी ये तीनों पॉइंट सही हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए था, क्योंकि तीसरा गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कि किस तरीके से ये फसल होती है। तो कपास की जो मालवेसी कुल है उसका सदस्य माना जाता है। दूसरा, संकर कपास पहली ऐसी प्रजाति थी जो इंडिया में की गई थी। सर्वोत्तम जो कपास मानी जाती है, अगर हम उसकी बात करें तो उसके रेशे की जो लंबाई होती है वो 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितनी भाई? 5 सेंटीमीटर से। दूसरा, जो कपास के बिनौले हैं वो 18.5 खाद्य तेल पाया जाता है उनमें। फिर बिनौले की जो खली में 6.0 नाइट्रोजन, 3.0 फास्फोरस और 2.0 पोटासियम पाया जाता है। एक चीज़ और, अगर आप सॉइल अच्छे से पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप बहुत इजीली समझ पाएंगे, जो महाराष्ट्र है, जो एमपी है, जो गुजरात है, ये वो एरिया हैं जहाँ पे कपास बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी जो बच्चे अगर सॉइल नहीं पढ़े हैं तो रात में 8 बजे जो हमारी लाइव क्लास जाती है, वहाँ पे जब सॉइल वाला टॉपिक होगा तो बहुत इजीली आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर महाराष्ट्र में कपास को सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना भी जाता है। भाई इतना कॉस्टली होता ही है तो सफ़ेद स्वर्ण तो बोला ही जाएगा। तो सफ़ेद स्वर्ण कहाँ कहा जाता है? आपके महाराष्ट्र में कहा जाता है। कपास से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो क्या है? जैसे इसकी जलवायु, इसका क्लाइमेट क्या है? तो इसका क्लाइमेट है समशीतोष्ण। कैसा क्लाइमेट है भाई? समशीतोष्ण इसका क्लाइमेट है। दूसरा, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। इसको वर्षा कितनी मिलनी चाहिए भाई? इसको वर्षा मिलनी चाहिए आपके 60 से कितना? आपके 110 तक। तो ये 110 होना चाहिए था। फिर मृदा काली और जलोढ़, तो वहाँ पे तो काली ही मिलती है और ये बीज से पाई जाती है। कहाँ से पाई जाती है भाई? बीज से पाई जाती है। ऊपर उसका बीज होता है, उससे मिलती है, ना कि तने से। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। उत्तर प्रदेश बजट के बारे में पूछ रहा है, 2025-26 के संदर्भ में है। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। क्या बोल रहा है बजट? बोल रहा है कि जो 2024-25 का बजट है वो 9.8% अधिक है। मैंने आपको बजट का एक क्लास और भी पढ़ाया था जिसमें मैंने 2024-25 का बजट तो पढ़ाया ही था, उससे पहले की भी पॉइंट बताए थे। अगर वो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा, उससे ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाता कि क्या ये हमारा पॉइंट सही था या नहीं था। तो ये तो बिल्कुल सही है भाई। दूसरा, इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु बजट का 4% भाग आवंटित किया गया है। ये भी मैंने पढ़ाया था कि कौन से सेक्टर को कितना पैसा दिया गया है। तो आपका जो 4% वाली लाइन है वो यहाँ पे गलत है, तो इसका मतलब सही पूछा है तो केवल एक सही, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं भाई, बी ऑप्शन है एकदम सही जवाब है। तो 2025-26 का जो आकार है वो 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का रखा गया है, जो कि 2024-25 से कितना अधिक है? 9.8% अधिक है। ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, जो बजट पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। यहां पर इस बजट में जो आपको ध्यान देने वाली बातें हैं वो याद रखनी है। जो अवस्थापना विकास हेतु कितना? 22%, शिक्षा के लिए 13%, कृषि और समृद्ध जो सेवाएं हैं उसके लिए 11% है। ये बात याद रखनी है। और जो चिकित्सा है और उस फील्ड के लिए 6%। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था? यहाँ पे 4% का मसला बोल रहा था, जबकि है 6% का।
जो सामाजिक सुरक्षा है उसके लिए 4% रखा गया है और जो संसाधन वगैरह सब कुछ उसके लिए आवंटित किए जा रहे हैं। तो ये परसेंटेज जरूर याद रख लेना, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको बहुत आराम से पढ़ना क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, कुछ कारण और कथन वाला आपको ध्यान रखना होता है। इस तरीके के क्वेश्चन में सही उत्तर का चुनाव करना है। तो अभिकथन क्या है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है भाई। कारण, इसका उद्देश्य बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। आप जब इस पूरे सेगमेंट को पढ़ेंगे तो मैंने बजट के लिए बोला था कि इसके ऊपर एक क्लास बनाएंगे, क्लास आ भी चुकी हैं 1-2, लेकिन जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो बजट बहुत बढ़िया से क्लियर कर भी देंगे। यहाँ पे ये पहला वाला तो एकदम सही था कि भाई रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना चलाई गई। अब ये क्यों चलाई गई है ये भी जान लो, क्योंकि जो बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट करने की इच्छा रखती है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, इस वजह से। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब था कि भाई दोनों सही हैं और इसको फुलफिल भी कर रहा है। उन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ अगर मर्ज करके पढ़ा जाएगा तो वो इजीली फुलफिल भी कर रहा है। चलें अगले क्वेश्चन पे, और उससे पहले आप देख लीजिए कि बालिकाएं कक्षा 12 के बाद कई बार पढ़ाई छोड़ देती हैं, तो सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें, इसी वजह से ये योजना स्टार्ट की गई है। और इस योजना में पूरा का पूरा मसला कुछ पॉइंट्स पे रुक जाता है, जैसे वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, डोमिसाइल वहाँ का होना चाहिए। जिन बालिकाओं ने कक्षा 12 पास करके स्नातक में दाखिला ले लिया हो उनको मिलेगा मसला। बालिका उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ही अध्ययन कर रही हो, ये भी हो, बालिका को कम से कम 75% नंबर मिलने चाहिए, तो उन लोगों को ये क्या मिल जाएगी, पूरी की पूरी सुविधा मिलेगी और उनको इस योजना का फायदा भी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस वे से, और ये कौन सा है, विंध्य एक्सप्रेस वे है। कौन सा है भाई, विंध्य एक्सप्रेस वे। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। इसे उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में प्रस्तावित किया गया है। यह गंगा एक्सप्रेसवे को सोनभद्र से जोड़ता है। अगर आप विंध्य एक्सप्रेसवे के बारे में बात करते हैं तो आपको ये चीज समझनी होगी कि जो ट्रांसपोर्ट है वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। कई बार वो डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है कि ये कौन कौन से एरिया से पास हुआ है, कई बार उसके किलोमीटर पूछ लेगा, कई बार इनॉग्रेशन की डेट पूछ लेगा, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। तो विंध्य एक्सप्रेसवे से पूछा है तो ये बिल्कुल सही है, इसे प्रस्तावित किया गया है 2025-26 के बजट में, और ये गंगा एक्सप्रेसवे से सोनभद्र में मिलेगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों ही सही थे, ए ऑप्शन इसका सही जवाब था। तो इसके बारे में अगर देखें तो 2025 में गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए क्या किया गया है, विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़, ये भी धनराशि याद करना क्योंकि ये पूछ लेगा कि विंध्य के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है, तो 50 करोड़ रुपए इस एक्सप्रेसवे के लिए दिए गए हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, एक और योजना के साथ है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। ठीक है, आपको इस अभियान के बारे में बात की जा रही है, उसी के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसको आपको बताना है कि कौन सा सही है। 2 लाइन दे रखी हैं, बताइए। इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रारंभ किया गया था। दूसरा, इसका उद्देश्य जो प्रदेश के युवा हैं उन्हें नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संरक्षण और उनकी जो संसाधन है वो उपलब्ध कराना है। तो बस यहाँ पे दूसरा पॉइंट तो अपने आप सही है क्योंकि उसके नाम से पता चल रहा है। पहले पॉइंट पे क्वेश्चन बनता कि ये इसी साल है या नए साल की है, तो ये इसी साल की है भाई, इसी बजट में दिया गया था पिछले वाले बजट में, तो ये दोनों ही पॉइंट हमारे सही हैं। तो ए ऑप्शन इसका होना चाहिए, और देखते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है या नहीं। तो बिल्कुल सही है भाई, इसे हमने 2024-25 के बजट में स्टार्ट किया था। इस अभियान का नाम मुख्यमंत्री युवा
उद्यमी विकास अभियान था। और ये जो बच्चे हैं, जितने भी पढ़े लिखे यहाँ पे युवा हैं, उनके रोजगार के लिए स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अब योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट में 1000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इस साल इसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया है। चलिए आज का 9th क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर जो नीति है 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा सही है। आपको बताना है कि जो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य है। अच्छा, ठीक है, इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करना है। तो ये दोनों ही जो पॉइंट हैं हमारे कि भाई ये दूसरा है और इसे प्रोत्साहित करना है किसको, युवाओं को, तो ये दोनों ही गलत हैं। क्यों गलत हैं भाई, वो अभी मैं बताता हूं। तो सी ऑप्शन तो इसका आंसर होना चाहिए। देखिए बिल्कुल सी ऑप्शन इसका आंसर है। यहां पे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक निवेशों को आकर्षित करना है, ना कि युवाओं को। पहला पॉइंट तो ये हो जाता है। यहाँ पे युवा नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ था युवा, ये नहीं आना चाहिए। यहाँ पे वैश्विक निवेशकों को बुलाने की बात हो रही है। दूसरा, सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए जो डेडिकेटेड प्रावधान आरंभ करने वाला उत्तर प्रदेश 4th राज्य है। कौन सा है भाई, 4था राज्य है, ना कि दूसरा। तो अब यहां से पहले का भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला है हमारा गुजरात। ठीक है, तो जो गुजरात स्टेट पड़ता है वो पहला स्टेट है जिसने ये नीति लागू की थी। तो दूसरा कौन सा था, उड़ीसा, और तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा हमारा यूपी हो गया है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किन जिलों में 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको जरूर याद रखिएगा। झांसी, ललितपुर, जालौन, बागपत, इन चारों में से कहां पर 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा, मैंने आंसर बता दिया है। चलो इसका आंसर जरूर बताना और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सारे लोग दें, जिससे मुझे भी फील हो कि आप पढ़ रहे हैं और तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और जिस तरीके से आप इस सीरीज़ को और रात वाली क्लास को अपना प्यार दे रहे हैं, वैसे ही बढ़िया से पढ़ें और चीज़ों को सीखते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।